नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीबीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हमको जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने प्रश्न 405 तक डिस्कस कर लिया था। आज प्रश्न 406 से हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के शरीर द्वारा संचित नहीं होता। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट accumulated बाय द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके ऑप्शन है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, जैसे ऑप्शन बता रहे हैं तो हमें ये बात पता है कि ऑक्सीजन जो है वो शरीर के लिए ज़रूरी है ना, जितने भी जीव हैं उनके लिए। तो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का संचय नहीं होता, ठीक है ना। और बाकी अगर तीनों पर, भाई ऑक्सीजन हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं और छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यही तो प्रक्रिया है, ठीक है। और ये जो अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, ये तीनों ही संचित नहीं किए जाते परंतु शरीर के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो सांस के द्वारा निकलती है, यूरिया और अमोनिया ये दोनों ही यूरिन के माध्यम से या पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर होते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव हैं जो यूरिया निकालते हैं, कुछ अमोनिया निकालते हैं। अभी देखिए, इसके अलावा एक होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और अमोनिया का और यूरिया ये तीन हो गए। ये जो है अमूमन शरीर जो है एनिमल निकालते हैं अपने से, हैं क्यों, ये गंदगी है, ठीक है। किडनी में सफाई हुई, उसके बाद जो गंदगी है वो यूरिन या पेशाब के माध्यम से निकल गई, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो उसने नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 406 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 407 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनस अपशिष्ट का प्रमुख रूप नहीं है। ऑप्शन आपके अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। देखिए, अमोनिया होता है NH3, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन है। यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में भी होता है, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है यूरिया में, ये NH2 और यहाँ एक NH2 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, इन तीनों में ही नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन वेस्ट भी, अभी हमने पीछे बात की थी अमोनिया और यूरिया की, इस तरह यूरिक एसिड भी पीछे भी बात कर ली थी। ये तीनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, इसमें नाइट्रोजन ही नहीं है, वेस्ट जरूर है ये, ठीक है। नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, हालांकि ये वेस्ट के रूप में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 407 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 408 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट काउंटेड इन द वास्कुलर सिस्टम। इनमें से कौन संवहनी तंत्र में नहीं गिना जाता। अब देखिए, संवहनी तंत्र क्या हो गया आपका, मुख्यतः क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर मानव शरीर की बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें दिल आएगा या हार्ट आएगा, रक्त वाहिकाएँ आएंगी, रक्त आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आएगा, वेन्स आ जाएंगी, ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। और इसमें कैपिलरीज आ जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज, ठीक। फेफड़े जो हैं ये श्वसन प्रक्रिया में गिने जाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नहीं गिना जाता है, कौन सा नहीं गिना जाता है, फेफड़े नहीं गिने जाते, ठीक है। सरल सवाल था। प्रश्न नंबर 408 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंग्स या फेफड़े। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मानव शरीर के बारे में ये पूछ रहा है तो आपसे लंग्स हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 409 आपके सामने,
प्रश्न नंबर 409 क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आयन रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन निभाता है, ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फॉस्फेट। तो देखिए जो कैल्शियम आयन होता है ना, तो जो कैल्शियम आयन है ये मुख्य भूमिका निभाता है खून का थक्का जमाने में। ठीक है, ये तो हो गई फैक्ट बेस्ड बात। थोड़ी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। तो करता क्या है, अब कैल्शियम की रिक्वायर्ड होती है कहाँ, कि फिब्रिन जो बनता है। ठीक है, फिब्रिन क्या है, जहाँ चोट लग जाती है वहाँ पर ये जाली नुमा संरचना या मैश बना लेता है। इस तरह की जाली घरों में होती है ना, उसी प्रकार की, लोहे की जाली नहीं पर एक तरह की छलनी रूपी चीज़ बना लेता है। इसमें क्या होता है, इनके छिद्र इतने बड़े नहीं होते कि जो आरबीसी है, ठीक है, मतलब जो ब्लड का सेल है, रक्त का सेल है या कोशिका है, वो इस छलनी के बाहर नहीं जा पाती और उसमें फंसने लगती है। और जब काफ़ी सारी फंस जाएगी तो क्या होगा, ये मिलके खून का थक्का बना लेंगे। ठीक है, इस तरह खून का थक्का बनता है। और इसमें कौन मदद करेगा, तो कैल्शियम आयन मदद करेगा। 409 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। और 68 बीपीएससी का जो प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होना है, एग्जाम होना है, उसकी क्लासेस जो है 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। प्रश्न नंबर 410 आपके सामने। प्रश्न बड़ा ही रोचक है, इसको आराम से हम समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है पर इतना मुश्किल नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जब एक RH नकारात्मक मान या RH नेगेटिव और एक होता है RH पॉजिटिव, अब इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न को बाद में देखें, पहले RH नेगेटिव RH पॉजिटिव समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसा है, मानव शरीर में जो ब्लड होता है या जो खून होता है वो मुख्यतः क्या होता है, दो ही प्रकार का हो सकता है। देखिए 4 तो ब्लड ग्रुप हो गए, कौन कौन से, ए, बी, AB और O, 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप हो गए। अब क्या है, इनके अलग अलग रूप होंगे। जैसे O है तो O नेगेटिव होगा एक, और एक O पॉजिटिव होगा। इसी तरह A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वो रीसिस फैक्टर या RH होता है, रीसिस फैक्टर। ठीक है, रीसिस RH से बोलते हैं रीसिस। तो O नेगेटिव हो गया RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव हो गया O पॉजिटिव। ये तो हो गई एक बात। ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो माँ है, ठीक है, उसमें है RH नेगेटिव, और जो बच्चा है उसके पेट में गर्भ में उसमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है O और दूसरा है O नेगेटिव, तो एक दूसरे को, हालांकि उनका ब्लड ग्रुप O ही है, पर O नेगेटिव वाले को O पॉजिटिव ब्लड नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, क्यों, खून का थक्का जम जाएगा। और जिस व्यक्ति में गलत खून चढ़ा दिया उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, क्यों, खून जमने लगेगा। ये तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं, अभी क्या कह रहा है, माँ में RH एंटीबॉडी बना लेते हैं। ठीक है, किसमें, ये कह रहा है एंटीबॉडी किसमें बनेगी, माँ में। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एंटीबॉडी बनेगी बच्चे में। ठीक है, तो माँ को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, बच्चे को नेगेटिव से कर लेते हैं। ठीक है, माँ का नेगेटिव दिया तो इनको नेगेटिव लेके चलते हैं, बच्चे का ले लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो भ्रूण में RH एंटीबॉडी बनते हैं, किसके खिलाफ बनेंगे, नेगेटिव के खिलाफ। और इसमें किसके खिलाफ बनेंगे, पॉजिटिव के खिलाफ। यही पूछ रहा है किस में बनेंगे। सी क्या कह रहा है ऑप्शन, की दूसरी गर्भावस्था के दौरान RH एंटीबॉडी बनते। तो गर्भावस्था पहली हो चाहे दूसरी हो, अगर RH या रीसिस फैक्टर का फ़र्क है तो एंटीबॉडी बनेगी बनेगी, पहली और दूसरी से लेना देना नहीं। तो सी तो सरेआम गलत हो गया। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, RH एंटीबॉडी दोनों में बनते हैं।
तो हमारे पास अब ऑप्शन कौन से रह गए, ए, बी, डी, और अगर इनमें से कोई नहीं हुआ तो लास्ट में बचेगा ऑप्शन ई। ठीक है, अब इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो देखिए ऐसा है कि माँ जो है वो बच्चे को पाल रही है, तो बच्चे जो होता है वो लिपटा रहता है किसमें, प्लेजेंटा में। ठीक है, एक तरह की झिल्ली होती है जो बच्चे को लपेटी रहती है। ठीक है, और जितना भी पोषण बच्चे को मिलता है वो इसी के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो प्लेजेंटा में जो खून है वो किसके द्वारा आ रहा है, माँ के द्वारा। ठीक है, तो क्या होगा, एंटीबॉडी किस में बनेगी, माँ में। भाई माँ से प्लेजेंटा में आ रहा है, और बच्चे से जब पलट के प्लेजेंटा में आएगा, प्लेजेंटा से माँ में चला जाएगा, तो क्या करेगी, माँ में एंटीबॉडी बनने लगेंगी माँ के खून में, किसके खिलाफ, जो बच्चे का खून आ गया है, ठीक है, RH पॉजिटिव, उसके खिलाफ। और क्या होगा, ये धीमे धीमे खून बच्चे में चला जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन तो हो जाएगा इसका ए। और ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है एरिथ्रो एरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलिसिस, बड़ा लंबा नाम है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिस ये पूछा भी गया एक बार एग्जाम में। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो ऐसी स्थिति का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलिसिस। ठीक है, और माँ में RH एंटीबॉडी बनेगी किसके खिलाफ, बच्चे के खिलाफ। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा जटिल नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 411 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आमतौर पर 100 ml या 100 मिलीलीटर जो खून होता है उसमें कितना हीमोग्लोबिन आमतौर पर पाया जाता है, मनुष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहली चीज़, हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, लाल। किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। ठीक है, अगर यही आयरन की जगह कॉपर हो जाएगा, ठीक है, ये कॉपर का साइन होता है Cu, तो बताइए कौन सा रंग हो जाएगा खून का। ठीक है, हमने कई बार ये डिस्कस किया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके नीचे वीडियो के कि अगर कॉपर हो जाए आयरन की जगह तो खून का रंग कैसा हो जाएगा। ये तो हो गई, चलिए अलग बात। अब ये पूछ रहा है कि 100 ml जो खून है उसमें कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप लोग कई बार जो है जब खून की जांच होती है तो ये देखते होंगे कि जो ब्लड रिपोर्ट आती है उसमें लिखा रहता है, ठीक है, कि कितना हीमोग्लोबिन कितने ग्राम मौजूद है। ब्लड रिपोर्ट में कॉलम होता है, तो 12 से 16 के बीच में है तो आप सही है। जब ये कम होने लगता है तो जिन जो है ना लोगों को एक बीमारी होती है अनीमिया, इनमें हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में, तो इसको याद रखेंगे। तो जब हीमोग्लोबिन कम होने लगता है शरीर में तो डॉक्टर फिर इलाज शुरू करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 411 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 412 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि घुटन किसके कारण होता है, सफोकेशन जो है, दम घुटने लगता है ना कई बार कमरे में बैठे बैठे। ठीक है, जहाँ हवा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचती है तो धीमे धीमे कुछ समय के बाद क्या होता है, घुटन महसूस होने लगती है। और ये अमूमन सर्दियों में होता है, जब हम लोग अपने कमरा चारों तरफ से बंद कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे, और सारे दिन रज़ाई में अगर बैठे रहेंगे तो लगता है शाम को थोड़ा सा दम घुट रहा है। ठीक है, खैर चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है तो ये किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन में कमी आने की वजह से, हाइड्रोजन आयन में कमी आने की वजह से, ऑक्सीजन की वृद्धि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होने से कभी घुटन नहीं हो सकती, ये तो खत्म हो गई बात। हाइड्रोजन हमारे क्यों घुटन होती है, वो किसकी, श्वास तंत्रिका का हिस्सा है, तो हाइड्रोजन जो है वो उसका हिस्सा नहीं होता। हाइड्रोजन अमूमन पानी के रूप में हम लोग लेते हैं। ठीक है, सांस में क्या आता है, या तो CO2 होगा या तो ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और दोनों ही चीज़ों में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो C और D तो सरेआम गलत हो गए। अब बच गए दो ऑप्शन,
या तो ऑक्सीजन की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। बस सही बात है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं होती, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो घुटन होती है वो होती है कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खून में बढ़ने लगती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से घुटन होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं। ऑक्सीजन की कमी जब होगी तो सर में दर्द होने लगेगा, ठीक है, चक्कर आने लगेगा, घुटन नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी पहाड़ों पर मौजूद जब आप जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति जिसको पहाड़ों पर रहने की आदत नहीं है और वो घूमने फिरने के लिए जाएगा, तो काफ़ी देर अगर वो पैदल पैदल घूमेगा तो उसको ये चीज़ महसूस होगी कि सर बहुत भारी हो रहा है, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। पर जो घुटन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि की वजह से होती है। और इस स्थिति को एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम लिख देते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एस्फिक्सिया इसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है और घुटन होने लगती है। इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहें तो याद रख सकते हैं, हमने बता दिया है। प्रश्न नंबर 412 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 413 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मिल में काम करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पाई जाती है। तो देखिए, मिल में क्या होता है, मिल में धूल मिट्टी खूब उड़ती है, ठीक है, और ये क्या होती है, ये सब हमारी नाक में होती हुई हमारे फेफड़ों तक पहुंचने लगती है। क्यों, क्योंकि हमारी नाक में जो छानने की सीमा है ये उससे छोटे होते हैं। नाक मान लीजिए छलनी है, तो वह उस छलनी से छोटे जो कण होंगे वो उससे पास हो जाएंगे। हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो उसको छानने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें नाक में पाया जाता है म्यूकस, ठीक है, वो क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, नाक के अंदर मिलता है। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, मिट्टी को चिपका लेता है। पर ये इतने छोटे होते हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं और फिर आगे परेशान करते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक भाई जो श्रमिक है वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक जब वो उसको लेगा तो क्या होगा, क्या वो इफ्सीमिया या वातस्फीति होगी, या व्यावसायिक श्वसन संबंधी विकार या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, क्या ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होगी, क्या अस्थमा होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये थोड़ा समझते हैं इसे। देखिए, ये जिस बीमारी की बात कर रहा है उसका सही उत्तर तो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस बीमारी को बोला जाता है क्या, फाइब्रोसिस। भाई कपड़ा मिल में जो काम करेगा तो उसमें क्या उड़ेंगे, फाइबर उड़ेंगे, ठीक है, और फाइबर उड़ेगा तो नाक में जाएगा, ऐसी बीमारी को कहा जाएगा फाइब्रोसिस। और इसमें होता क्या है, जो फेफड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब बहुत लंबे समय तक ये लिया जाता है। सबसे पहले तो सीने में जलन वगैरह शुरू होती है, आदमी फिर भी नहीं मानता है या उसकी मजबूरी है, उसको काम करना ही है, तो उसके फिर धीमे धीमे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। तो हो गई ऑप्शन बी की बात। अब बाकी जो ऑप्शन दिए उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये बीमारी जो एफसीमिया है इसकी बात करते हैं। देखिए, एफसीमिया भी आपके फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सांस फूलने लगती है। और ये क्यों होती है, देखिए फेफड़ों के अंदर ना क्या होता है, मान लीजिए ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर एक ये पाया जाता है, इसको कहते हैं एल्यूविली, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, इस शेप के होते हैं, एल्यूवेली, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फिर यहाँ डायरेक्ट खून की जो नलिका है उनसे जुड़े रहते हैं और ये ऑक्सीजन इसको देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और यहाँ से हवा के रूप में चली जाती है। तो ये जो एल्यूविली होते हैं ये क्या होने लगते हैं, ये खराब हो जाते हैं। तो जब ये खराब हो जाएंगे तो हवा जो है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका आदान प्रदान खून में कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा बताइए, सीधी सी बात है, सांस फूलने लगेगी जब पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये बात कर ली हमने एफसीमिया की। ब्रोंकाइटिस क्या है, तो ब्रोंकाइटिस भी फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है, ठीक है। इसमें जिस व्यक्ति को हो जाती है उसको बहुत ज़्यादा खांसी, उसके गले में बहुत ज़्यादा कफ या कहते हैं उसे थक्का जमने लगता है, फिर उसको अमूमन खांसते हुए पाइएगा आप ऐसे व्यक्ति को, ठीक है।
उसके फेफड़ों में जो हवा ले जाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों? फेफड़े उतने फूलते नहीं और सीने में जलन। ठीक है, किसकी? ब्रोंकाइटिस की। अस्थमा किससे होता है? ये एलर्जी से होता है। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को कुत्ते के बालों से होती है, कुछ लोगों को धूप से एलर्जी होती है, धूल के कण से, अलग अलग चीज़ से। कुछ लोगों को जो है आपकी दवाइयों से भी एलर्जी होती है। ठीक है, धुएं से एलर्जी होती है। तो एलर्जी कई प्रकार से हो सकती है। तो एलर्जी से भी अस्थमा की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें भी सांस फूलने लगती है। तो देखा होगा जिन लोगों को अस्थमा होता है तो वो अपने साथ एक पंप लेके चलते हैं। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अस्थमा पे दे दी, ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता जानने की ज़रूरत है प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हमने देख लिया है, ऑप्शन बी, फाइब्रोसिस। ठीक है, हम लोगों का 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से जीएस के लिए शुरू हो गई है और 1 अक्टूबर से ऑप्शनल टेस्ट सीरीज फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो ये नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 414 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर। कहने का मतलब है कि जो हवा हम लोग सांस के माध्यम से छोड़ रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। अब देखिए ऐसा है, ये हम लोग की गलतफहमी है कि जितनी हम हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन आ रही है और जितनी छोड़ रहे हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पर चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भाई हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है? लगभग 21%। ठीक है, अब जब हम हवा खींच रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन खींच रहे हैं और नाइट्रोजन जो 78% मौजूद है उसको नहीं खींचा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो जितनी हवा हम खींच रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन का कुछ भाग, लगभग 20% हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, हमारे खून में लगभग 20% ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में कौन ले जाता है? आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो खून में इसको ले जाती हैं। ये तो हो गई बात एक। अब जो हवा हम लोग छोड़ते हैं तो खून से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अब कितनी निकलती है? तो देखिए, जो खून से कार्बन डाइऑक्साइड या जो हवा हम लोग छोड़ते हैं उसमें लगभग लगभग 4% क्या होता है? CO2। ठीक है, और नाइट्रोजन हमने कितनी ली थी? भाई हवा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग। तो जो 78% हमने सांस के साथ अंदर खींची थी वो तो ऐसी की ऐसी पूरी बाहर जाएगी, हमने इस्तेमाल तो की नहीं। ठीक है, क्यों? हमारे अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो है नहीं शरीर में जिसको फिक्स कर देंगे और हमारे काम आएगी। तो ये तो पूरी पूरी बाहर निकल जाएगी। अब हमने ऑक्सीजन जो खींची थी वो कितनी? लगभग 20% थी जो हमारे काम की थी। ठीक है, इस 20 में से सीधा सीधा गणित बता रहा हूँ, इस 20 में से 4% कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो 20 में से 4 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 16। तो लगभग लगभग 16% या 16% ऑक्सीजन वो जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें मौजूद होती है। ठीक है, इसको बड़े रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको ये पता है कि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में या वातावरण में होती है, 21% ऑक्सीजन है, 21 का 20 लगभग हम लोग खींचते हैं अंदर, जो छोड़ते हैं हवा उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 16% ऑक्सीजन होती है। और 16 और 4 मिलके कितना बना लेगा? 20। ठीक है, क्या पूछा है? कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा सरल सा प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 414 हमने डिस्कस कर लिया। प्रश्न नंबर 415 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि किस केशुरुकी में सबसे परिपक्व श्वसन प्रणाली है? विच वर्टिब्रेट्स हैज मोस्ट मैच्योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले तो देख लेते हैं सारे जो है वर्टिब्रेट्स या केशुरुकी हैं भी कि नहीं।
तो स्तनधारी हैं, सरीसृप भी हैं, एप्स या चिड़िया इनमें भी है, उभयचर में भी है। चलो फिलहाल सारे कम से कम केशुरुकी हैं, तो ये मौका हमारे हाथ से चला गया इनको बाहर निकालने का एक आध को। अब देख लेते हैं। तो हमें डार्विन साहब जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या बनी, मछलियाँ, एफ फॉर फिश। मछलियाँ आगे चल के किस में बदल गई, एम्फीबियन में या उभयचर में। एम्फीबियन किस में बदल गए आगे चल के, रेप्टाइल में या सरीसृप में। इनसे क्या बनी, चिड़िया या एव्स या बर्ड्स। इनसे क्या बने, मैमल या स्तनधारी। तो अब जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो जो सबसे आखिरी में बनेगा वो सबसे उत्कृष्ट होगा, सबसे परिपक्व होगा। तो जो चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी वो समय के साथ क्या होगी, और बेहतर होगी। तो इसी प्रकार जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन प्रणाली है, जो मछलियों में गलफड़ों से शुरू हुई थी, वो मानव तक पहुँचते पहुँचते किस में बदल गई, फेफड़ों में। ठीक है। तो जब ये विकास की प्रक्रिया हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे हल्की स्थिति में किस में होगी, मछलियों में। सबसे अच्छी किस में होगी, मानव में। ठीक है। और मानव किसके अंदर आते हैं, स्तनधारियों के अंदर। और स्तनधारी का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 415 का सही उत्तर स्तनधारी। बड़े आराम से आपने सॉल्व किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 416 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, सी, डी, ई और के। ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं आपको, ए, बी और सी में दिया है, तो ये तीन तो हटा देते हैं। बात कर लेते हैं ए की, B3, B12 और सी, विटामिन सी। ठीक है। अब ए को क्या बोलते हैं, इनके पहले जनरल नाम देख लेते हैं हम लोग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। सवाल तो 1 सेकेंड का आंसर है केवल। ए को बोलते हैं रेटिनॉल, कॉमन नेम पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में। B3 क्या हो गया, नाइसिन। NIA लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, नाइसिन है। ए होगा रेटिनॉल, विटामिन ए। विटामिन बी कोबलामाइन, COB से लिख रहे हैं। और विटामिन सी क्या होगा, एब्सकॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो ये चारों तो इसके हो गए कॉमन नेम। अब क्या पेलेग्रा विटामिन ए से होता है कि B12 से होता है कि B3 से होता है कि विटामिन सी की कमी से होता है, कमी से होता है, बीमारी नहीं है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, विटामिन B3। ए से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। ठीक है। B12 कोबलामाइन, कोबाल्ट की कमी से होता है। विटामिन B3 से पेलेग्रा होती है। विटामिन सी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। नींबू खाइए विटामिन सी के लिए, आंवला खाइए, कभी नहीं होगी। और विटामिन सी की कमी अमूमन किस में पाई जाती है, नाविकों में। क्यों, जो मछलियाँ वो पकड़ पकड़ के खाते हैं समुद्र से। अब तो ये दिक्कत नहीं होती, पहले होती थी। अब तो फुल फ्लैज किचन होती है जहाज़ों में। तो विटामिन सी पहले कमी किन में होती थी, वो नाविक जो बहुत लंबी लंबी यात्रा समुद्र की करते थे, तो विटामिन सी उनको मिलता नहीं था, तो उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती थी, स्कर्वी। ठीक है। प्रश्न नंबर 416 हमने देखा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 417 आपके सामने। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन। नेट को यहाँ ग्रॉस कर लीजिएगा, ये मिसटाइप हो गया है, इसको ग्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा फर्क होता है दोनों में। प्रोटीन का शुद्ध उपमन्य मान क्या है, तो ये है क्या चीज़, कैलोरिफिक वैल्यू क्या है। कैलोरिफिक वैल्यू का सीधा सीधा है ऊष्मीय मान, कि कितने किलो कैलोरी, कितने किलो कैलोरी या इसको हम हमें देगा, ये किसकी है, एनर्जी या ऊष्मा की मानक है, किलो कैलोरी है ना, इसी की है, ऊर्जा की।
तो कितनी किलो कैलोरी देगा 1 ग्राम प्रोटीन हमें। ठीक है, सबका हम लोग 2 या 3 दिन पहले इस बात पर चर्चा की थी कि सारा खेल ऊर्जा का है। ठीक है, सारा खेल ऊर्जा का है। तो ऊर्जा के लिए जो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गई, ये सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोटीन के बारे में, तो बता दीजिए 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देगा। इसका सही उत्तर होगा 5.65। ये देखिए फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा, समझने वाली कोई बात नहीं है। अब दो बातें और कर लेते हैं प्रोटीन के साथ। एक होती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्ब, ये कितनी ऊर्जा देगा। अब प्रश्न आया तो उसके बारे में देख लें, अलग से प्रश्न थोड़ी देखेंगे। तो ये लगभग देता है 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी पर ग्राम आप जोड़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम बात कर लेते हैं फैट की या वसा की। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, चर्बी जो होती है ये देगा 9.45 अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम आप जोड़ लेंगे इसमें, KCAL पर ग्राम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर तो मिल गया हमें, साथ में हमें ये भी पता चल गया कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलेगी और फैट या वसा में कितनी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 417 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 68 BPSC के लिए GS की क्लास टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है और 41 टेस्ट में डिस्कशन कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 418 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे शरीर में उल्टी का केंद्र कहाँ होता है। वेयर इज द वॉमिटिंग सेंटर एग्जिस्ट इन अवर बॉडीज। कहने का मतलब है जब उल्टी आने की शुरुआत होती है ना, तो अंदर से बेचैनी महसूस होती है और बेचैनी होने के बाद अमूमन उल्टी हो जाती है। ठीक है, जी मचलाता है। तो उल्टी क्या होती है भाई, पेट में जो खाना पच नहीं रहा है वो पेट से छोटी अंतड़ियों या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की बजाय वापस मुख्य रूप में बाहर निकलता है। ये अमूमन अपच के कारण या किसी बीमारी के कारण होता है। ठीक है, पेट से जुड़ी बीमारियां जो हैं। तो अब ये कहाँ से कंट्रोल होता है या केंद्रित होता है, कौन सी चीज़ बताती है अब उल्टी करनी चाहिए, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, सारा जो शरीर का कोई भी काम है वो कौन देखेगा, वो मस्तिष्क देखेगा हमारा। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं मज्जा या मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, ये चारों ही मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, तो ये जो उल्टी की प्रक्रिया है या वॉमिटिंग की जो फीलिंग है वो कहाँ से कंट्रोल होगी, तो ये होगी मज्जा से या मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, प्रश्न नंबर 418 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 419 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पेट किस अवधि के लिए भोजन का भंडारण करता है। फॉर व्हाट ड्यूरेशन स्टमक स्टोर फूड। देखिए हम लोगों का क्या काम है, हम लोगों को जो अच्छा लगता है वो हम खा लेते हैं। ठीक है, और ये खाना हमारे कहाँ पहुँचता है, पेट में। पेट में इसमें एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, पेट में जो खाना खाया है उसमें अगर कोई कीड़े हैं तो उनको मारता है, खाने को गलाता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है खाने को गलाने की, और खाना जो है फूड लिख रहा हूँ मैं यहाँ, फूड को किस में बदलता है, काइम में। काइम क्या है, एक तरह की लघुदी समझ लीजिए। ठीक है, ये काइम एक तरह की लघुदी है जो पेट में बन जाती है। भाई आपने पराठा चबा चबा के खाया, मान लीजिए पराठा खाया, आजकल आलू का पराठा, बड़ा सर्दियाँ आनी शुरू हुई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आलू का पराठा आपने खाया तो पच के जब पेट में जाएगा तो वो आलू का पराठा नहीं रहेगा चबने के बाद। ठीक है, आपने जब खाया तो आपके मुंह में जो लार है उसके और दांतों ने उसको चबाया तो पेट में गया, पेट में लघुदी बना लेगा। और ये लघुदी जो है इसमें HCl और स्टमक के एंजाइम्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे रेनिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, वो इसमें मिल जाएंगे और फिर ये काइम जाके छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें लघुदी बन रहा है और घूम रहा है पेट में, और ये जो
एंजाइम जो निकल रहे हैं, जो भी स्राव आपके पेट के अंदर निकल रहे हैं, वो कितनी देर में अपना काम पूरा करेंगे, उसके बारे में प्रश्न है। तो वो कितनी देर में पूरा करेंगे, 4 से 5 घंटे में। ठीक है, इसीलिए कहते हैं खाना खा के तुरंत सो नहीं जाना चाहिए, पेट में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इतना समय लग रहा है तो थोड़ा घूमना चाहिए, कम से कम 2 घंटे पहले, इसीलिए कहते हैं खाना खा लेना चाहिए सोने से पहले। ठीक है, प्रश्न नंबर 419 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 420 आपके सामने, प्रश्न नंबर 420 ये पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन एक पाचक ग्रंथ नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन है लार ग्रंथि या सलेवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी टेस्टिकल्स या टेस्टिस, ऑप्शन सी लिवर या जिगर, ऑप्शन डी पेनक्रियाज या अग्नाशय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये बात पता है, लार कहाँ से निकलती है, आपके मुंह से। मुंह से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में या आहार तंत्रिक आहार नलिका में। उसके बाद कहाँ जाएगा, पेट में या स्टमक में। स्टमक से कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। और छोटी आंत में किस किस का स्राव आएगा, तो अग्नाशय पेनक्रियास का, और जिगर का या लिवर का। ये आपकी हो गई, और यहाँ से चला जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत में। ये आपका हो गया पूरा एक मोटा मोटा पाचन तंत्र। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ गया, मुंह में निकली लार ग्रंथि, तो ये तो होगा नहीं, पूछा है, ध्यान रखिएगा। और क्या है, जिगर, तो यहाँ लिवर भी मिल गया, सी भी होगा। अग्नाशय ये भी मिल गया। कौन नहीं है, तो नहीं है टेस्टिस, नहीं पूछा, यही हो जाएगा। टेस्टिकल कहाँ होते हैं, ये पुरुषों में पाए जाते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन जो गैमेट्स हैं, स्पर्म्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एक तरह का ये एंडोक्राइन है। ठीक है, टेस्टिकल्स। प्रश्न नंबर 420 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फंगी, कवक किस प्रकार के जीव हैं, बताइए। क्या वो सेप्रोफाइट्स हैं, क्या वो कार्निवोर या मांसाहारी हैं, क्या वो हर्बीवोर या शाकाहारी हैं, क्या वो सर्वहारी हैं, सब कुछ खाते हैं, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताइए, हमारे जो है, मान लीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा कहीं रख दिया, तो उसमें कुछ सफ़ेद या काले रंग की कुछ ऐसे, मान लीजिए ब्रेड का टुकड़ा है, इस पर ऐसे ऐसे काले धब्बे पड़ जाते हैं कुछ दिन बाहर रखने के बाद। फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाहर रख दिए, तो वो क्या है, एक प्रकार का कवक है। जो मशरूम, मटर मशरूम में डलता है, वो भी एक प्रकार का कवक ही है। ठीक है, मान लीजिए मशरूम है। अब ये किस प्रकार के जीव हैं, तो सेप्रोफाइट क्या होता है, सेप्रोफाइट वो है जिसमें मरे हुए जीव से कोई दूसरा जीव अपना आहार या पोषण लेता है। अब वो मरा हुआ जीव पेड़ भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। ठीक है, मांसाहारी जो किसी दूसरे जीव को मार के खाए, जैसे शेर, जैसे चीता। शाकाहारी जो घास फूल पत्ती से अपना भोजन ग्रहण करे, तो इसमें आ गई आपकी गाय बकरी भेड़। सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, जैसे हम लोग इंसान, भाई दालें भी खाते हैं सब्जियां भी खाते हैं। और मांसाहार का भी कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो सर्वाहारी हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं। ठीक है, तो कवक किस प्रकार के हैं, सेप्रोफाइट से मरे हुए जीव से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मरा हुआ जीव मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है, अगर मर गया तो वो कवक का होगा। ठीक है, चलिए 400 प्रश्न नंबर 421 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 422 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस आवश्यक एंजाइमों का संश्लेषण कौन करता है। ठीक है, हु सिंथेसाइज द एंजाइम्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पत्तियों में या हरी टहनियों में। ठीक है, और क्या ज़रूरी है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्या क्या ज़रूरी है, तो सूर्य की रोशनी, सनलाइट, पानी चाहिए,
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिल जाएं, हरी पत्तियाँ हों और प्रकाश संश्लेषण आपका शुरू हो जाएगा पेड़ में। अब संश्लेषण कौन करेगा? तो सूरज की रोशनी संश्लेषण काम नहीं करती। ठीक है, कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये बात हमें पता है। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और आरएनए, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? जो क्लोरोप्लास्ट है आपका हरे रंग का पदार्थ है ना पत्ती में, और इसमें डीएनए और आरएनए मौजूद रहता है, स्पेशली किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। और अगर ये नहीं हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 422 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। लीजिए, प्रश्न नंबर 423 आपके सामने प्रकट हुआ। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से साइट्रस या सिट्रस में एक्जेंथेमा होता है। एक्जेंथेमा क्या है? ये एक सिट्रस हो गया, जैसे सिट्रस में आ गया आपका नींबू आ गया, आपका संतरा आ गया, मौसम्मी आ गई, वो सब खट्टे जो है फल हो गए, ये किसके अंदर आएंगे? सिट्रस के अंदर। ठीक है, और इसमें कौन सी बीमारी है? एक्जेंथेमा के बारे में पूछ रहा है। और एक्जेंथेमा किस प्रकार का रोग है? ये किसी तत्व की कमी की वजह से हो रहा है। ये 3 बातें हमें पता चली। एक्जेंथेमा किस में हो रहा है? सिट्रस में। और किस प्रकार का है? एक कमी की वजह से हो रहा है किसी तत्व की। और सिट्रस में कौन कौन से आते हैं ये हमें पता चल गया। 3 बातें समझ में आई। अब किसकी कमी की वजह से होता है ये देख लेते हैं। क्या ये सल्फर है, क्या ये कॉपर है, क्या ये बोरॉन है, क्या ये जिंक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 17 प्रकार के तत्व पेड़ों को ज़रूरत होते हैं। ठीक है, ज़रूरी होते हैं। क्यों? उनकी ग्रोथ के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर एक्जेंथेमा नामक बीमारी है या आपका कमी से जो रोग हो रहा है, ये किसकी वजह से? तो ये हो रहा है कॉपर की वजह से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक बार छोटा सा एक देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये अमूमन होता है पेड़ की जड़ों में। और किससे होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, ये कॉपर की कमी की वजह से जड़ों को खराब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है इससे? पेड़ों के जो फल हैं, वो फल आने की क्षमता में कमी आ जाती है कॉपर की वजह से। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब थोड़ा और देख लेते हैं, अब आए हैं यहाँ तक तो। ठीक है, जिंक से कौन सा रोग होता है? बड़ा कॉमन रोग है जिसका नाम है खैरा। खैरा नामक रोग होता है, किसमें होता है? धान में, पैडी में। ठीक है, चलिए। और अगर आपका फास्फोरस की कमी है, एक देख लेते हैं फास्फोरस से। इसे होता है फास्फोरस। अगर फास्फोरस की कमी तो क्या होगा? पत्तियों की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 423 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 424 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए सेल्यूलोज जो है इनमें से क्या है? क्या ये हेट्रोपॉलीमर है, क्या ये होमोपॉलीमर है, क्या ये मोनोमर है, या डाइमर है? तो पहले ही समझते हैं ये हैं क्या, ये 4 जो चीज़ें दी हुई हैं। हेट्रो, हेट्रो से समझते हैं अलग अलग। ठीक है, अगर ये अलग अलग हैं तो ये कहलाएंगे हेट्रोपॉलीमर। ये क्या हैं? ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, क्या? ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, हर बिंदु एक मॉलिक्यूल दिखा रहा है। अगर ये अलग अलग प्रकार के हैं तो क्या कहलाएंगे? हेट्रोपॉलीमर। ये सारे एक ही प्रकार के हैं तो कहलाएंगे होमोपॉलीमर। होमो को HO से लिख रहे हैं, हेट्रो को HE से लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर केवल एक है तो कहलाएगा मोनोमर। मोनो मतलब एक, डाइमर मतलब 2। अगर ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो कहलाएगा डाइमर। ठीक है, अगर यही M और M 2 हो जाएंगे तो M और M 2 मिल गए तो बना लिया डाइमर। कई सारे M मिल गए तो बन गया होमो। ठीक है, होमोपॉलीमर। और M, मान लीजिए M और M1 मिले तो क्या बनेगा? कई सारे M और M1 का समूह मिला तो हेट्रोपॉलीमर बन गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पॉलीमर की। बात कर रहा है सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज कहाँ बनता है? पेड़ों में। पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बना और ये ग्लूकोज जाके पेड़ में इस फॉर्म में स्टोर होगा, तो वो होगा सेल्यूलोज के जो है फॉर्म में। ठीक है, और सेल्यूलोज कैसा है, एक ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर। और किस प्रकार का पॉलीमर, तो ये होमोपॉलीमर है। कई सारे ग्लूकोज मिलके ये बनाएंगे सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने सेल्यूलोज के रिगार्ड में कर ली। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 424 समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 425 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, स्पाइन्स इन कैक्टस आर रीजन ऑफ, कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो किस कारण से हैं? तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पत्तियों का संशोधन हुआ है, या फिर ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये स्टेम के संशोधन है, क्या ये फूल के संशोधन है, क्या ये मॉडिफिकेशन ऑफ बड या कली के संशोधन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, या एक से अधिक है। तो देखिए ऐसा है, नागफनी का पौधा या जो कैक्टस है वो कहाँ मिलता है, वो रेगिस्तान में मिलता है। रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी होती है। ठीक है, अगर पानी की कमी होगी और पेड़ की पत्तियां मौजूद होंगी तो पत्तियां झुलस जाएंगी, और ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पानी पत्तियों से बाहर निकल जाएगा और जड़ों को पानी मिलेगा नहीं ढंग से। ठीक है, तो पेड़ चलेगा कैसे। ये तो हो गई पेड़ के साथ जो दिक्कतें हैं। तो अब होता क्या है, जो नागफनी है, कैक्टस है, उसमें क्या समय के साथ धीमे धीमे उसकी जो पत्तियां थी वो किस में बदल गई, कांटों में। अब कांटे हरे तो होते नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, खाना तो भाई नागफनी के पौधे कैक्टस को भी चाहिए, वो किस में बनेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कैक्टस का जो पौधा होता है उसका तना कैसा होता है, हरा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के अलावा हरे तने में भी होगी। उसका एक कारण है कैक्टस। ठीक है, जो नागफनी का पौधा होता है उसका जो तना है वो हरे रंग का होता है, उसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और जो पत्तियां हैं वो किसमें, कांटों में बदल गई हैं। ठीक है, तो नागफनी के जो कांटे हैं वो पत्तियों का संशोधन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और नागफनी का पौधा किस तरह प्रकार का प्लांट है, तो ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, वो पेड़ जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है ज़ीरोफाइट्स, दोज फाउंड इन डेजर्ट एरिया। ठीक है, बीपीएससी 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रश्न नंबर 425 तक डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग फिर से हाजिर हो जाएंगे, फिर मिलते हैं प्रश्न नंबर 426 से, श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।